अवस्था को लेके किसी को ऐसा लगा हो कि कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है तो वो ज़रूर कह लें। हाँ जी, माइक। चर्चा हुई, उसमें क्या निष्कर्ष आया? बोल दीजिए दो चार लोग फटाफट, दो चार लोग बोल दीजिए। हाँ जी, माइक। कौन बोलेगा? क्या क्या स्पष्ट हुआ? हाँ, गुड। मैं प्रिया अहमदाबाद से। ब्रेक के पहले जो बात हुई उसमें ये स्पष्ट हुआ कि हम जिस पे फोकस कर रहे थे मानव रूप और गुण पे, बहुत बढ़िया। और उसको हम एक मतलब अपरिवर्तनशील बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो परिवर्तनशील है और उसमें मानव जात कुछ कर नहीं सकती है। तुम उसको कितना भी करो, तुम अपरिवर्तनशील नहीं बना सकते हो। और हम जिसको तो ये क्या निकला? रूप और गुण के साथ जिंदा रहना होता है, स्वभाव और धर्म के साथ जीना होता है। और हम स्वभाव और धर्म को ठोस करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अपरिवर्तनशील है। जब स्वभाव और धर्म के साथ जीते हैं तब रूप और गुण उसके साथ संतुलित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वभाव धर्म के साथ जीते हैं तो रूप और गुण खत्म हो जाते हैं। रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य वर्तमान है, मतलब अनडिवाइडेड है, हमेशा साथ में रहता ही है ना। हाँ, हम अभी अपने मानव हैं, अपने धर्म के साथ नहीं हैं, तो फिर हम धीरता वीरता उदारता की बजाय दीनता हीनता क्रूरता के साथ होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। बढ़िया। और हाँ जी, माइक। स्वभाव व्यवस्था की भागीदारी के अर्थ में है। हाँ, और धर्म स्वयं में व्यवस्था के अर्थ में है, बहुत ही जीवन बढ़िया। के अर्थ में है। बहुत ना, जब धर्म की बात कर रहे हैं तो चारों अवस्थाओं का धर्म है, पदार्थ अवस्था का भी धर्म है। तो धर्म किसी इकाई के होने का स्वरूप है। जब धर्म कह रहे हैं वो स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है। स्वभाव व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। बहुत बढ़िया। ये सब क्लैरिटी बनेगी तो फिर बुक्स पढ़ने में अपने को तब वो कनेक्ट हो पाता है। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था। हाँ, बिना शरीर जीवन का धर्म क्या है? सुख। अभी भी सशरीर भी सुख ही है। हाँ। अभी भी, क्योंकि जब धर्म की बात करते हैं मानव में तो बेसिकली जीवन की ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि हम लोग जब जीव अवस्था की बात करते हैं तो हाँ, उसके केस में जीने सिर्फ की जीने की आशा। आशा ही है। हाँ, तो जीवन जब बिना शरीर रहता है या तो फिर मानव शरीर के साथ रहता है तो सुख उसका अल्टीमेट या धर्म है, मतलब सुख पाना। और वहाँ भी सुख ही है। अभी भी हम भ्रमित स्थिति में रहते हुए जिंदा रहने को ही सुख माने हुए हैं। पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन जब जीने की आशा कह रहे हैं तो वहाँ जिंदा रहने की आशा ही है। तो ये बात अलग है कि जीव चेतना में सुख शरीर के साथ जुड़ा रहता है, मानव चेतना में सुख समाधान के साथ जुड़ जाता है। तो मतलब ये ऐसा जीवन में सुख की चाहना बनी रहती है। सुख की चाहना बनी रहती है, लेकिन जीव अवस्था में हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जीने की आशा वही सुख है। हाँ, उनके लिए। ओ बढ़िया बढ़िया। देखिए, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस बहुत इंटेंसिव है, इसलिए धीरे धीरे इसे और ज़्यादा इंटेंसिव होते जाता है। शिविर से अध्ययन बिंदु से जब और नीचे जाएंगे तो और ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है। हाँ जी। पूर्णता को लेकर एक भ्रम आया था जो अब दूर हो गया है। ये समझ में आया कि जो व्यापक है वो स्थिति पूर्ण है। हाँ, अपने होने में पूर्ण है। बहुत बढ़िया। और जो जीवन है जब वो पूर्ण होता है तो जागृति पूर्ण होता है। जागृति पूर्ण होता है, स्थिति उसकी स्थिति पूर्ण नहीं होता। जैसी है हाँ, वैसी रहती है। मतलब स्थिति गति के स्वरूप में है। गति के स्वरूप में केवल व्यापक वस्तु स्थिति के स्वरूप में है, इकाइयां स्थिति गति के स्वरूप में है। इकाइयों में स्थिति गति नित्य वर्तमान है, व्यापक वस्तु स्थिति पूर्ण है। भ्रमित मानव हो तो भी स्थिति गति, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। जागृत मानव हो तो भी स्थिति गति। हाँ जी। मेरे लिए जो खुला वो विशेष नहीं बनना है। हाँ,
सबके सबके साथ लेके सबके जैसा बनना है। सबका साथ सबका विकास। और नेतृत्व की जो आपने डिफाइन किया दृष्टि से, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से सबको वो दृष्टि देके साथ चलना, वो ही नेतृत्व है। बस इतना ही काम है, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिना मतलब अपन थकान पा गए। हाँ जी, आगे चलो। तो चलो, तो जितनी चर्चा हुई है उसको एक बार फिर से और समराइज कर लें तो हमको समझ में आया कि अब हम काम करना चाह रहे हैं कि सत्य क्या है और धर्म क्या है और न्याय क्या है। ये न्याय धर्म सत्य पे हमारी क्लैरिटी आ जाए तो फिर हम जीवन क्रियाओं की तरफ चलें, है ना। तो एक बार सत्य को लेके हमारी क्लैरिटी हो गई। सत्य को लेके क्या हो गया, तो कह रहे हैं कि मूल ऊर्जा को ही सत्य कहा। मूल ऊर्जा, अब इसको जो भी जितने भी नाम आपको लिखने हैं लिख सकते हैं। मूल ऊर्जा को सत्य के रूप में पहचाना, सत्य की परिभाषा है ना, जो सदा सदा एक सा भासता है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा बना हुआ है, हमेशा है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो मूल ऊर्जा को हमने सत्य के रूप में पहचाना। बोलचाल की भाषा में सत्य किसको बोलते हैं? रूटीन हम जब जिंदगी में बात कर रहे होते हैं कि, है ना, गीता पे हाथ रख के सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तब सत्य क्या होता है? ये भी पहचानने की आवश्यकता है कि रूटीन में हम सत्य किसको बोल रहे हैं। घटना हुई है तो घटी घटना को एज इट इज़ रिपीट करने को मैं सत्य बोलता हूँ। अरे घटी घटना का, मैंने, इसने चोरी की थी, मैंने देखा था, इसमें क्या सत्य है? इसने मर्डर किया था, मैंने देखा था, इसमें क्या सत्य है? तो घटी घटना को रिपीट करना को कोई और नाम दिया जा सकता है? हाँ, सच है, सच, या तो फिर दो अलग अलग शब्द रख लो कि ये सच है, सत्य नहीं है। लेकिन सच्चाई शब्द भी हमारा पहुंच वहीं जाता है। इसलिए घटी घटना को घटी घटना रिपीट किया है, इसका सत्य से कोई लेन देन है नहीं। तो रूटीन जीवन शैली में हम सत्य को बहुत अपने कल्पना में भी ठीक से नहीं ला रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन था कि जब सत्य हम लोग मूल ऊर्जा को कह रहे हैं तो अस्तित्व को हम सत्य क्यों नहीं कह रहे हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके, हाँ, आपने कह दिया तो बहुत अच्छी बात कह दी। इसलिए मूल ऊर्जा को सत्य कहा। मूल ऊर्जा में इकाइयाँ भी हैं। मूल ऊर्जा में इकाइयों को परम सत्य कहा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये परम है। बहुत बढ़िया, पूछोगे तो निकलेगा, है ना। तो ये ध्यान में रहे, जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो जब सत्य शब्द आएगा तो वो मूल ऊर्जा को इंगित करता है, खाली स्थान को इंगित करता है। जब परम सत्य शब्द आएगा तो वो सहअस्तित्व को इंगित करता है। मूल ऊर्जा में इकाइयाँ ऊर्जित हैं, संपृक्त हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं है, इसलिए ये परम सत्य है, ये परम हो गया। तो मूल ऊर्जा भी सत्य है, इकाइयाँ मूल ऊर्जा में, क्योंकि जब इकाइयाँ बोल रहे हैं तो मूल ऊर्जा इकाई के आर पार है, इसलिए इसको परम सत्य कह दिया। बढ़िया, शब्दों की भी इतनी सटीकता हो सकती है, ये भी बड़ा अच्छा लगता है ना। नहीं तो शब्द शब्द में घूम जाते हैं। चलिए, बोलचाल की भाषा में जो कुछ कहा गया, बोलचाल की भाषा में जो कुछ कहा गया, घटी घटना को रिपीट करना, घटी घटना को रिपीट करने को हम सत्य बोलते रहे, है ना। सत्य क्या है और खड़े कहाँ हैं उसको देख लीजिए। अब धर्म की बात करते हैं। तो मूल ऊर्जा में संपृक्त इकाइयां एक व्यवस्था के स्वरूप में प्रकट हैं। तो उस व्यवस्था के स्वरूप को धर्म कहा।
जैसे 4 अवस्थाओं में सभी इकाइयाँ अपने धर्म सहित हैं, धर्म अवस्थाओं के अनुसार है। और ये धर्म कहाँ से आ गया? धर्म मतलब होने का स्वरूप। तो होने का स्वरूप कहाँ से आ गया? तो मूल ऊर्जा में इकाइयाँ, मूल ऊर्जा में मूलतः कहें तो परमाणु ऊर्जित हैं, और इस क्रम में प्रगटन है। तो व्यवस्था प्रगट है, परमाणु के रूप में व्यवस्था प्रकट है, कोशिका के रूप में व्यवस्था प्रकट है, और गठनशील से विकास पूर्वक गठनपूर्ण व्यवस्था प्रकट है, और उसी क्रम में फिर 4 अवस्थाएं प्रकट हैं। अब यहाँ ये थोड़ा सा समझने की बात है। मुझको लगता है कि मैं इसको रखने, जब न्याय शब्द है तो न्याय शब्द किसके साथ इस्तेमाल हुआ? पत्थर न्याय करेगा, पेड़ पौधा न्याय करेगा, पशु पक्षी न्याय करेगा। तो न्याय शब्द मानव के साथ इस्तेमाल हुआ। तो न्याय का मतलब है, न्याय का मतलब है, देखो न्याय का मतलब है संबंध की पहचान, संबंध की पहचान, संबंध में निहित मूल्य की पहचान, उस मूल्य को फील कर पाना, आकलन कर पाना, उसका मूल्यांकन कर पाना, उसका निर्वाह कर पाना, और उभय तृप्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो पाना, इसका नाम न्याय है। संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति बराबर न्याय। क्या मतलब? संबंध की पहचान, जैसे हमने एक दूसरे को भाई बहन के रूप में पहचाना, तो भाई बहन में जो निहित मूल्य हैं वो निश्चित हैं। भाई बहन में अपेक्षाएं निश्चित हैं कि अनिश्चित हैं? पति पत्नी के बीच अपेक्षाएं निश्चित हैं कि अनिश्चित हैं? गुरु शिष्य में अपेक्षाएं निश्चित हैं कि अनिश्चित हैं? तो सभी संबंधों में निहित अपेक्षाएं निश्चित हैं। कब? कब? जब वो पूर्णता के अर्थ में स्पष्ट हो गया, तब। जब तक संबंध पूर्णता के अर्थ में स्पष्ट नहीं है, तब तक अपेक्षाएं कैसी हैं? निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित हैं, इसलिए कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो जिंदा रहने के धरातल पर एक दूसरे सर भी कटा लें तो एक आदमी खुश हो नहीं सकता, ये भी नियम है, क्योंकि अपेक्षाएं ही अनिश्चित हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि संबंध भी शाश्वत हैं। जैसे नीम का एक पेड़ नहीं रहेगा, लेकिन नीम की परंपरा रहेगी। जवानी बाप की नहीं रहेगी, तब तक बेटे में उपलब्ध हो जाती है। तो जवानी की निरंतरता, बचपन की निरंतरता, जन्म लेने की घटना, मरने की घटना, यदि परंपरा के रूप में देखेंगे तो घटना रूप में सब निरंतर दिखाई देता है, सब लगातार हो रहा है। उसी रूप में गुरु शिष्य पद भी निरंतर है, लोग बदलते रहते हैं। तो गुरु शिष्य व्यक्ति नहीं है, पद है। माता पिता और बच्चे लोग नहीं है, पद है। भाई बहन एक पद है, मैं भाई के पद में हूं, है ना? तो फिर क्या करूंगा वो अलग है। मैं पिता के पद में हूं, जैसे प्रिंसिपल मेल होता है कि फीमेल होता है? एक जिम्मेदारी है, पद है। उसी तरह से भाई बहन जब बोलते हैं तो वो स्त्री पुरुष शरीर का अंतर हम कर रहे हैं, लेकिन मेनली भाई बहन। तो इसका मतलब है कि लोग बदलते रहते हैं, वो रिश्ता शाश्वत है। पति पत्नी का रिश्ता शाश्वत है, भाई बहन का रिश्ता शाश्वत है, और ये शरीर मरने के बाद भी बना रहता है। क्योंकि संबंध को पहचानने वाला कौन है? शरीर है कि जीवन है? संबंध को पहचानने वाला जीवन है, संबंध को निभाने वाला जीवन है, नहीं निभने से सुखी दुखी होने वाला जीवन है। सशरीर भी जीवन है, बिना शरीर भी जीवन है। इसलिए किसी सीमा तक संबंध भी, तो इस रूप में हम देखते हैं। तो ये सारा जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, तो अब हमको दिखाई देता है कि संबंध में लोचा है। न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है? न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है? तो अभी संबंध में अपेक्षाएं निश्चित हैं कि अनिश्चित हैं?
अनिश्चित क्यों है? जिंदा रहने के धरातल पर क्या हो गया? तो सारी अपेक्षाएं रूप गुण वाली हैं, रूप गुण से जुड़ी हुई अपेक्षाएं हैं। रूप गुण अनंत है। कितने प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं, कितने प्रकार के सुगंध हो सकते हैं। एक आदमी को वही सुगंध बहुत अच्छी लगे, दूसरी को उसी सुगंध से उल्टी हो जाए, और एक सुगंध जो कल तक बहुत अच्छी लगती थी आज बिल्कुल अच्छी ना लगे, ऐसा हो ही सकता है। इसलिए जिंदा रहने के धरातल पर एक भी सुख ऐसा नहीं है जो सारी जिंदगी एक आदमी को समान सुख देता हो, या एक भी सुख ऐसा नहीं है जो धरती के सभी लोगों को किसी एक टाइम में एक समान सुख देता हो। इसलिए आपस में एक दूसरे से अतृप्त रहना, बोर हो जाना, ये सब चलता ही रहेगा जब तक जीने का धरातल शरीर है। बढ़िया। तो जिंदा रहने के धरातल पर संबंध को पहचानने का आधार क्या है, और जीने के धरातल पर संबंध को पहचानने का आधार क्या है? जिंदा रहने के धरातल पर संबंध को पहचानने का आधार क्या है? शरीर। हमने इंद्रियों के आधार पर संबंध को पहचाना, हमने शरीर के आधार पर खून के रिश्ते के आधार पे पहचाना, है ना, धन पद के आधार पे संबंधों को पहचाना, सबका फ्लॉप शो देखा। लेकिन अब ये समझ में आता है कि संबंध का आधार क्या है। तो संबंध का आधार क्या है? हम दूसरों से संबंध खोज रहे हैं, लेकिन खुद का खुद के साथ क्या संबंध है, ये शेष है। तो जब तक खुद का खुद के साथ संबंध समझ में नहीं आए, मेरे खुद के होने का मीनिंग क्या है, मेरे खुद के होने का अर्थ क्या है, तो मैं दूसरे से किस अर्थ में जुड़ूं। बोलते ना, मतलब के संबंध हैं। संबंध मतलब का ही होता है, इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब का मतलब होता है अर्थ। तो संबंध किस अर्थ में है? तो संबंध शरीर के अर्थ में है कि संबंध पूर्णता के अर्थ में है? संबंध के बीच में लक्ष्य क्या है ना? जब तक मानव रूप में स्वयं का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, तब तक संबंध का भी लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। क्यों हम साथ साथ हैं? अभी एक छत के नीचे हम साथ साथ जीते हैं कि साथ साथ रहते हैं? रहते हैं, जीना चाहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, उसी के लिए सारा गिला शिकवा शिकायत है। तो बेसिकली तो जब तक मामला, तो क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? सारा लोचा यहाँ पे, संबंध की पहचान में गलती हो गई। तो संबंध की पहचान में गलती होने का मतलब है ना, अब संबंध की पहचान कैसे होगी? इसलिए संबंध की पहचान को पाने के लिए मानव का जो परिभाषा है, वो समझ में आए बिना, मानव समझ में आए बिना दूसरे के साथ संबंध जोड़ना बना नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद की मानव होने की परिभाषा नहीं है। तो मेरे को जहाँ तक याद है कि हॉल में बैठे सभी लोगों के साथ मानव की परिभाषा हुई है। मुझको रिपीट करने की जरूरत है? कितने लोगों को लगता है कि मानव की परिभाषा को रिपीट करना चाहिए? हाथ है? अच्छा, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। मानव की परिभाषा को बोला कि मनाकार को साकार करने वाला, मनाकार को साकार करने वाला और मनः स्वस्थता का आशावादी। और प्रमाणित करने वाला। इसका नाम मानव है। क्या मतलब? मनाकार को साकार करने का मतलब है कि मन में जितने भी आकार बनते हैं, क्या चीज़ के आकार बनेगा तो क्या चीज़ का बनेगा? तो बेसिकली ये सुविधा पक्ष है। शरीर की आवश्यकता की बात हो रही है ना, आवश्यकता के रूप में बात हो रही है। तो धरती पे जितने मानव हैं उनकी आवश्यकता के रूप में देखने गए तो बेसिकली आहार, आवास, अलंकार,
और दूरगमन, दूरदर्शन, और दूर श्रवण। जितनी भी चीजें हैं आदमी के जिंदा रहने के अर्थ में और जीने के अर्थ में, कुल मिला के भौतिक वस्तुओं के रूप में देखेंगे तो इतनी है। आहार आवास अलंकार उसके जिंदा रहने के अर्थ में है, और दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण शरीर की गति को बढ़ाने के अर्थ में है। कुल काम इतना है। शरीर की गति को बढ़ा दें, जैसे मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ तो इस शरीर की गति को, बोलने की गति को बढ़ा दिया, चलने की गति को बढ़ा दिया, सुनने की गति को बढ़ा दिया, है ना। तो जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं वो बेसिकली शरीर का ही विस्तार है, शरीर की गति को बढ़ा देता है। वॉशिंग मशीन क्या है? कपड़े धोने की गति बढ़ा दिया, तो आदमी को मारने की गति बढ़ा दिया, है ना। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ये कह सकते हैं कि आदमी का गति बढ़ा दिया। गति क्यों बढ़ाना है? शरीर का गति क्यों बढ़ाना है? दुर्गति के लिए, सदगति के लिए? सदगति के लिए। यदि सदगति के लिए बढ़ाना है तो सदगति क्या है? मन स्वस्थता। मन स्वस्थता का मतलब है कि वो सुखी होना चाहता है। और सुखी कैसे होता है? कैसे सुखी होता है? समाधान से सुखी होता है। तो एक मानव समाधान पूर्वक सुख की आशा में जीता है और सुख उपलब्ध भी हो जाए, उसका नाम मानव है। तो मनाकार को साकार करने वाला, इतनी चीज़ें हमने साकार कर दी, जो फिजिकली चीज़ें हैं उनको हम आकार को साकार करते हैं। मन स्वस्थ हो जाए इस आशा में जीते हैं, और आशा में जिए कि ये उपलब्ध भी हो जाए। उपलब्ध भी हो जाए तो समाधान बराबर सुख। तो मानव में समाधान का होना, मानव समाधान को न्याय, धर्म, सत्य के रूप में प्रमाणित करता है। न्याय, धर्म और सत्य के रूप में प्रमाणित करता है। तो न्याय धर्म शब्द जो टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिकली समाधान को प्रमाणित करने का स्वरूप है। एक मानव सुखी है, इसका प्रमाण क्या है? एक मानव सुखी है तो वो संबंध में न्याय को प्रमाणित करता है। तो इसको बोला कि न्याय का मतलब है, न्याय परिवार में प्रमाणित होता है। जब धर्म कह रहे हैं, जब न्याय के कॉन्टेक्स्ट में धर्म कह रहे हैं, धर्म मतलब व्यवस्था, जब न्याय के कॉन्टेक्स्ट में धर्म बोल रहे हैं तो धर्म किसके लिए आ रहा है? किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जब न्याय की बात हो रही है तो पशु की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मानव की बात हो रही है। जब न्याय मानव की बात हो रही है और न्याय परिवार में हो गया, तो धर्म जब कह रहे हैं तो किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? समाज की। तो बेसिकली धर्म अखंड समाज के अर्थ में है। और सत्य कहें तो चारों अवस्थाएं सत्य में, चारों अवस्थाएं सत्य में ऊर्जित हैं, गर्भित हैं। इसलिए चारों अवस्थाएं अपने आचरण को प्रस्तुत करती हैं पूर्णता के अर्थ में। मानव के अलावा सभी का यहाँ अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं। मानव भी अपनी पूर्णता को व्यक्त करता है, तो शेष तीनों अवस्थाएं और सज जाती हैं और व्यवस्थित हो जाती हैं। तो मानव के इस धरती पे होने का प्रमाण है ना, कि चारों अवस्थाएं और सज गईं और सुंदर हो गईं और व्यवस्थित हो गईं। ये मानव की सुंदरता का एक्सप्रेशन है। इसलिए सत्य को कहा कि चारों अवस्थाओं में संतुलन, ये मानव का ही काम है। चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए, ये सत्य प्रमाणित हुआ। तो न्याय प्रमाणित होने का मतलब है, न्याय प्रमाणित होने का मतलब है
न्याय प्रमाणित होने का मतलब है एक मानव का दूसरे मानव के साथ, एक मानव का दूसरे मानव के साथ पूर्णता के अर्थ में संबंध को पहचानना। पूर्णता के अर्थ में मतलब पूर्णता है तो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। अब मैं इस टर्मिनोलॉजी को यूज कर सकता हूँ, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो मानव का मानव के साथ पूर्णता के अर्थ में संबंध की पहचान, पूर्णता के अर्थ में संबंध की पहचान, पूर्णता के अर्थ में संबंध की पहचान और संबंध में निहित जो मूल्य है सॉरी अब जो संबंध में निहित मूल्य है उस मूल्य की पहचान, मूल्य मतलब भाव। कौन सा भाव? संवेदनशीलता का भाव कि संज्ञानशीलता का भाव? अब संज्ञानशीलता का भाव। तो मूल्य, उस मूल्य का मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब है कि वो अपने में तृप्ति देता है, तृप्त होकर उसका निर्वाह, तृप्त होकर उसका निर्वाह और दोनों का तृप्त होना, उभय तृप्ति, इसका नाम है न्याय। बढ़िया, देखो खुश हो जाओ, इतना बढ़िया, बहुत बहुत दिन बाद बताया। ठीक है अजय भाई, है फिर से बताऊं? हेल दे। हाँ जी, किसको समझ में आया? कौन बोर्ड पे आके बताएगा? बोर्ड पे आ जाओ, कौन बोर्ड पे आके बताएगा? पहले ही बोल दिया रहता ये बात तो ज़्यादा ध्यान देते। हाँ जी, बोर्ड पे आके न्याय कौन समझाएगा? आइए 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 आइए, हो जाए ट्रायल। आइए, दो चांस, मैक्सिमम 2 चांस ले सकते हैं। माइक लीजिए। माइक माइक उधर, माइक उधर। सबसे पहले ये मानव परिभाषा बताइए। मानव परिभाषा के अंदर में मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। तो इसके अंदर में सबसे पहले यह है कि मनाकार, मनाकार का मतलब कि उसका जो सुविधा से संबंधित आहार, आवास, अलंकार, जिंदा रहने के धरातल पर ये तीनों चीजें जो हैं, जिंदा रहने के धरातल पर मिनिमम, हालांकि ये भी सब जिंदा रहने में ही आ जाएगा। हाँ, पर ये उसको गति बढ़ाने के लिए। और ये बाकी के दूरगमन, दूरदर्शन और दूर श्रवण, ये तीनों चीजें जो हैं गति बढ़ाने के लिए हैं। ये मतलब कि जो कुछ भी, जैसे कि कुछ बोलते हैं हम तो उसकी गति थोड़ी सी बढ़ जाए, आवाज़ उसकी तेज हो जाए, या चलने की गति है तो वो बढ़ जाए, समझने की कोई चीज़ है तो समझने की कुछ ताकत उसके अंदर में और ज़्यादा आ जाए, तो वो उन तीनों के अंदर में ये गति उसकी बढ़ जाए। और फिर ये मन स्वस्थता का आशावादी, मतलब कि मन स्वस्थता का मतलब कि सुख बराबर समाधान, और न्याय परिवार में मानव की पूर्णता के अर्थ में, और अखंड समाज साथ में। इसमें मतलब कि परिवार के साथ तो है ही है न्याय, लेकिन अखंड समाज में भी पूरा का पूरा व्यवस्था के अंदर में भी वो न्याय हो, वो धर्म के रूप में। फिर वो मानव की पूर्णता के अर्थ में, फिर इसके ये तीनों अलग अलग, ये पूरा का पूरा पूर्णता के अर्थ में हो, पूर्णता के अर्थ में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता।
आचरण पूर्णता के इसके संबंध की पहचान के बारे में बताएं कि ये क्रिया पूर्णता होगी और ये आचरण पूर्णता होगी, और इसका संबंध जो है वो मूल्य के रूप में, उसका प्राइस एक तरह से कि वो भाव जो है वो कितना, कि भाई संबंध के अंदर में अगर पति पत्नी है शब्द गया है अर्थ विशेष, अर्थ शेष है, तो वो अर्थ के रूप में वो समझ में आए कि पति पत्नी के रूप में जो शाश्वत मूल्य है उसका, वो भाई बहन के बीच में जो मूल्य है वो, और माता और पिता के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में जो मूल्य है वो मूल्य, शाश्वत मूल्य जो है यहाँ पर वो समझ में आए। हाँ ये ठीक, वो बेसिक सबसे फंडामेंटल बस तो यही चीज वो है। एक बात कहने की है ना। चलिए खूब बढ़िया, और कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, नहीं तो फिर एक ट्रायल और आइए सत्य प्रकाश। केवल न्याय पे बात करनी है, बाकी बात करने की जरूरत नहीं, मतलब इधर कहने की आवश्यकता नहीं। न्याय, न्याय क्या समझ में आया? न्याय से मैं जो समझा हूँ, न्याय दो व्यक्तियों के बीच में या उससे अधिक, मतलब पशु पक्षी या पेड़ पौधे, उसमें एक तरफा है, हम उनके साथ जैसा मर्जी करें पर वो ऊपर से जवाब नहीं दे सकते। तो इसलिए मानव के बीच में, मानव के बीच में, और उसको जांचने के लिए परिवार सबसे अच्छी इकाई है। तो परिवार में हम दो और दो से ज़्यादा सदस्य जो है उनके बीच में संबंधों में जीना, संबंधों को समझना और संबंधों में जीना, जिससे कि दोनों उभय तृप्ति हो, या जितने भी मेंबर हैं उन सबके बीच में दोनों संतुष्ट हो, मतलब सभी संतुष्ट हो। इसको न्याय मेरे हिसाब से विद्या में रखा गया है। बढ़िया। और यहाँ पर जैसे पूर्णता के अर्थ में, मतलब उसमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि उभय तृप्ति जब भी हो सकती है जब हर व्यक्ति व्यवस्था के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में चीज़ों को करेगा, चीज़ों को समझेगा, अपने अपने हिसाब से नहीं कि मैं ऐसे समझ रहा हूँ, आप ऐसे समझ रहे हो, तीसरा चौथा ऐसे समझ रहा है, ऐसा नहीं होने का। जब हम सभी प्रकृति की व्यवस्था को समझेंगे, पूर्णता के अर्थ में समझेंगे और उसके पूरक बनेंगे, जब ही उभय तृप्ति होगी। ये बात भी समझने वाली है। हम अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिभाषा नहीं कर सकते। जी बढ़िया। दो बात इसमें कर दूं। एक तो ये है कि जब उभय तृप्ति कह रहे हैं तो उभय तृप्ति की निरंतरता है। ऐसा नहीं है कि एक बार उभय तृप्ति हो गई तो न्याय हो गया। जब उभय तृप्ति कह रहे हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट कह रहे हैं, तो फिर उसकी निरंतरता है। एक तो ये बात ध्यान देने की है। दूसरी, जब एक पहलू इसका भी बचा हुआ है, जब मानव प्रकृति के साथ जिएगा तो एक समझदार मानव के साथ भी न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता है, और वो प्रकृति के साथ भी न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता है। मानव में न्याय प्रमाणित होता है क्योंकि सामने वाला भी मानव है। प्रकृति में संतुलन प्रमाणित होता है। ये बात ध्यान रखने की है। मानव में न्याय प्रमाणित है, प्रकृति में संतुलन प्रमाणित है। न्याय प्रमाणित है, संतुलन प्रमाणित है। हाँ मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल देके न्याय की बात बता दो। देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, और अब मैं मेरी मर्जी से किसी को बुलाऊंगा। हाँ मैं आपके हमारा ही बता रहा हूँ। हाँ ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये समझ में आ गया कि अभी तक तृप्ति क्यों नहीं था, पहले वो समझ में आ जाए। तो अभी तक तृप्ति इसलिए नहीं था क्योंकि हमने संबंध जो है शरीर के तल पे पहचाना। तो शरीर के तल पे जो भी शरीर का पोषण किया, जो भी एक दूसरे की आवश्यकता पूरी की, उस सब से मिलने वाला सुख कितना है, अंततः वो क्षणिक है। और क्षणिक में तृप्ति नहीं है क्योंकि निरंतर की चाहत है। इसलिए जिंदा रहने के धरातल पर हमारी संबंध की पहचान स्वयं को शरीर मानना, दूसरे को शरीर मानना, इस आधार पर कुछ भी कर डालें उसमें तृप्ति की निरंतरता नहीं है। एक चैप्टर क्लोज, अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है। तो मानव की परिभाषा समझने गए तो पता चला कि मानव में दो चीजें हैं, जीवन है और शरीर है। शरीर की आवश्यकता है कि उसको बनाए रखने के लिए जो भी सुविधा की आवश्यकता है वो उपलब्ध हो जाए ताकि शरीर बना रहे, घोड़े का पालन पोषण।
तो घोड़े के पालन पोषण के अर्थ में, है ना, एक बात हो गई। दूसरी जीवन की आवश्यकता है, तो जीवन की आवश्यकता क्या चीज है? मेरी आवश्यकता तो शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है, मेरी आवश्यकता समाधान है। शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है, मेरी आवश्यकता समाधान है। क्यों और कैसे का उत्तर हर आयाम में, हर आयाम में क्यों और कैसे का प्रैक्टिसेबल आंसर मेरे पास है, तो मैं समाधान के साथ हूं। ये समाधान, जब भी समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख, है ना। तो जब भी मैं समाधान के साथ हूं तो मेरे को एक ऐसी स्थिति है कि जब मैं समाधान की निरंतरता मानव में हो गई, उसी का नाम अभ्युदय है। अभ्युदय का मतलब है अभि प्लस उदय, जिसमें उदय की निरंतरता है। क्या चीज के उदय की निरंतरता है? समाधान के उदय की निरंतरता है। तो मानव, जागृत मानव समाधान का फैक्ट्री है, जागृत मानव समाधान का फैक्ट्री है, भ्रमित मानव समस्या का फैक्ट्री है ना। तो इस अर्थ में कहा कि एक ऐसी स्थिति है कि जब मानव में समाधान की निरंतरता हो जाए, जब मानव में समाधान की निरंतरता हो जाए, इसका मतलब है सुख की निरंतरता हो जाए, ऐसा मानव जब दूसरे मानव के साथ प्रस्तुत होगा, ऐसा मानव जब प्रकृति के साथ प्रस्तुत होगा, तो वो संबंध को कैसे पहचानेगा? शरीर के अर्थ में पहचानेगा कि मानव लक्ष्य के अर्थ में पहचानेगा? मानव लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य को दूसरी भाषा में कहा, पूर्णता का मतलब है दूसरा मानव भी क्रियापूर्ण हो जाए, दूसरा मानव भी अपने आचरण पूर्णता को व्यक्त करने के लिए जो भी सहयोग एक दूसरे के साथ में होना है। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में जो संबंध की पहचान है, इसका मतलब है कि दो मानव का आपस में समाधान के अर्थ में जो आदान प्रदान है, समाधान समृद्धि के अर्थ में जो आदान प्रदान है, इससे दूसरा मानव भी अपनी पूर्णता को पाता है। दोनों मानव अपनी पूर्णता को पा गए तो इनके जीने में तृप्ति की निरंतरता हो गई। तो इससे ये समझ में आया कि न्याय दो जागृत मानव के बीच घटित होता है। यदि एक व्यक्ति जागृत है तो वो न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता रहेगा, लेकिन सामने वाला उस न्याय को ना पहचान पाए, ऐसा हो ही सकता है। वो उसके प्रति भी शिकायत से भर जाए, ऐसा हो ही सकता है। तो लेकिन जब तक सामने वाला भी जागृत नहीं है, तब तक न्याय प्रमाणित नहीं होगा। न्याय प्रमाणित हो रहा है तो एक दिन नहीं है, इसका मतलब न्याय प्रमाणित होने की भी निरंतरता। प्रमाणित होना मतलब परंपरा के अर्थ में हो गया, तो लंबाइयों में फिर वैसे ही चलेगा। तो कोई संबंध ता उम्र गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो, ये कब संभव है? जब दोनों समझदार, है ना। तो न्याय पे हमारा ध्यान ये चला गया कि बेसिक फंडामेंटल फर्क क्या निकला। तो शरीर के अर्थ में संबंध की पहचान या व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। आपको ध्यान होगा परिचय शिविर में हम एक एग्जाम्पल लाते थे, किडनी वाला। कितने लोगों को याद है किडनी वाला एग्जाम्पल, है ना। तो किडनी वाले एग्जाम्पल में हमने ये पहचाना था कि अस्तित्व में हर इकाई दूसरी इकाई के साथ संबंध को कैसे पहचानती है ना, याद है। तो हमने चर्चा किया था कि ये किडनी है, किडनी बहुत सारे सेल से मिलके बनी है और किडनी शरीर का हिस्सा है। हर सेल को क्या पता है? हर सेल को क्या पता है? किडनी के सेल आपस में लड़ाई करते हैं कि बढ़िया किडनी रूप में परफॉर्म करते हैं, है ना। हम घर में आपस में लड़ाई करते हैं, क्या कारण हुआ? किडनी के सेल आपस में लड़ाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि किडनी के हर सेल को पता है कि किडनी की शरीर में भूमिका क्या है, उस अर्थ में मुझको क्या करना है, ये हर सेल को पता है। तो किडनी के हर सेल को पता है कि किडनी की शरीर के रूप में भूमिका क्या है। तो यहाँ ये सेल है, ये किडनी है, ये शरीर है, इसकी जगह में मैं सेल की जगह मानव रख दूं तो किडनी की जगह क्या रखूं? परिवार रखना होगा। तो शरीर की जगह क्या रखना होगा? अखंड समाज रखना होगा, अखंड समाज रखना होगा। तो एक मानव को क्या पता हो कि वो संबंध में जी पाए? एक मानव को क्या पता हो कि वो संबंध में जी पाए?
मेरी भूमिका क्या है, कहाँ? मेरे परिवार की अखंड समाज के अर्थ में क्या भूमिका है, उस अर्थ में परिवार के लोगों के साथ मेरी क्या भूमिका है। जब तक परिवार की भूमिका अखंड समाज में नहीं पता है तब तक आपस में कुछ भी तय नहीं होगा। बैठ के खाना पीना हो सकता है, खाकरा फाफरा ढोकला होंडई, क्या खांडवी मांडवी है, थेपला। और आज एक चीज़ खाई, वो नहीं, आज हमने स्पेशल चीज़ खाई, हमारे वीणु भाई की धर्मपत्नी, सुखड़ी। सुखड़ी नाम भी ऐसा, नाम लेने से भी अच्छा लगता है। सुखड़ी, खाकरा फाफरा ढोकला मांडवी खांडवी है, और सुख देने वाली सुखड़ी। अब सुखड़ी से सुख मिल जाए तो समाधान की क्या जरूरत है। है ना, जब दिल्ली में शिविर होता है तो इसकी जगह टीचर रख देते हैं, इसकी जगह माता पिता भी रख सकते हैं। अब इसकी जगह कुछ भी रखते जाओ तो आगे का आंसर निकलते जाएगा। एक शिक्षक को क्या पता होगा, एक शिक्षक अपनी भूमिका कब निभाएगा? जब उसको पता है कि मेरे विद्यालय की भूमिका समाज के अर्थ में क्या है। आउटपुट, आजकल देखिए पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। अब आउटकम बेस्ड बजट की बात हो रही है। पहले क्या करते थे, बजट कितना पैसा हमने कहाँ खर्च कर दिया। अब ये कह रहे हैं खर्च कर दिया, ये उपलब्धि नहीं है, उससे निकला क्या, आउटकम बताओ। तो आउटकम बेस्ड बजट, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करने लगे। नहीं, हमने तो फिजिक्स अच्छा पढ़ाया था, तुम्हारा फिजिक्स पढ़ा हुआ कर तो रहा है चोरी। नहीं, मैंने तो फिजिक्स ठीक पढ़ाई थी, इससे काम नहीं चलेगा। आउटपुट बताएगा कि आपने क्या किया था। यदि आउटपुट ठीक नहीं है, इसका मतलब उस गलती में मैं भी भागीदार हूँ कि नहीं हूँ। तो हर चीज़ को अब आउटकम बेस्ड देखा जाए। हम कोई भी एक फैक्ट्री चलाते हैं तो आउटकम ठीक नहीं है तो प्रोसेस में गलती है, ये हम पहचान ही लेते हैं। हाँ जी, कितने लोगों को न्याय समझ में आ गया? कितने लोगों को न्याय समझ में, मैं पूछूंगा नहीं, बोर्ड पे नहीं बुलाऊंगा, अब कितने लोगों को आ गया? क्लियरली अपने शब्दों में लिखिए न्याय क्या है आपकी कॉपी में। लिखने से आपको पता चलेगा कि मेरे क्या पता चल रहा है। अपनी अपनी कॉपी में लिखें कि न्याय क्या है, पहले न्याय क्यों नहीं हो रहा था, अब कैसे हो गया, क्या गलती थी, क्या लोचा है। हमारी न्याय की अपेक्षा है, लेकिन हम न्याय से न्याय को पहचानते हैं कि अन्याय से न्याय को पहचानते हैं। अभी वर्तमान में हम अन्याय के ना होने को न्याय के रूप में भी झंझट है, बहुत झंझट है भाई, कितना झंझट बताऊं। अभी वर्तमान जीवन शैली में हमारे साथ कोई अन्याय हो जाता है तो फिर हमको न्याय याद आता है। मेरे साथ अन्याय हो गया, इसका मतलब अन्याय का ना होना न्याय है, वस्तुओं का समान बंटवारा न्याय है ना, वस्तुओं का समान बंटवारा न्याय है, अन्याय को रोक देना न्याय है, और बदला लेना भी न्याय है। छा गए प्यारे, तुम तो यूपी से आए लगता है। तो बदला लेना भी न्याय है ना। ऐसा देखो, न्याय को हमने पहचाना हुआ है। बदला लेना न्याय है, अन्याय को रोकना न्याय है, अन्याय का ना होना न्याय है, वस्तु का समान बंटवारा न्याय है। इसमें कहीं भी न्याय का पता नहीं है। बढ़िया, लिख के देखिए न्याय क्या है।
हाँ जी, हो गया, लिख लिया। लिख लिया, समझाओ अपने पड़ोसी को। न्याय पकड़ में आ गया तो बहुत, हाँ जी, लिखने बोलने से एक आपकी प्रैक्टिस होगी कि मैं क्या समझ पा रहा हूँ। जो सुन रहा हो वो सहमत मत होना। उनमें से कितने लोगों को ऐसा लगा कि सामने वाले ने ठीक बताया? ठीक है, तो जिनको ठीक लगा अब उनमें से 2 आके समझाएंगे। तो एक का तो हाथ नीचे हो गया। हाँ बोलो, माइक आ जाओ। हाँ जी, केवल एक कैंडिडेट लेंगे, आ जाओ, माइक उठाओ। और क्या? मैं सिर्फ कोशिश करूँगी जितना मुझे समझ में आया और मेरे पार्टनर ने जितना मुझे समझाया। तो पार्टनर को तो अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन उन्होंने उनकी भाषा में जो बोला है, और मुझे जो लगा है कि पहले तो मैं लिखा है वो बोल देती हूँ कि मुझे पता है कि मैं पूर्णता की ओर गति कैसे करूँ, तो मेरे आचरण में वही आएगा, उससे परिवार में भागीदारी होगी और अल्टीमेटली अखंड समाज में भागीदारी होगी। प्रकृति को जैसी है वैसी समझना, प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मतलब मानव के अलावा जितनी भी प्रकृति है, पेड़ पौधे वो सब, वो अपने आप में पूर्ण है। तो पहले उसको स्वीकारना कि वो पूर्ण है, अभी मानव जाति में वो पूर्णता नहीं आई है। और अस्तित्व को जैसा है वैसे समझना और वैसे ही अस्तित्व के साथ पेश आना। मतलब अगर मुझे समझ में आ गया कि पूर्णता, सेंटेंस फ्रेम नहीं हो रहा है, मतलब नहीं, मैंने लिखा हुआ मैंने बोल दिया। जैसे मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा पूर्णता का लेवल आ गया है। आ गया मतलब कि वो लेवल पे कुछ जैसे जिंदा रहने के लेवल पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो सोचना थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं जिंदा रहने पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जीने पे जाना है। तो वो अपने आप आचरण में आने लगेगा। तो उससे एटलीस्ट पहले मुझे तो तृप्ति होगी ही, तो वही तृप्ति मैं कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाती हूँ और वो
एज इट इज़ तृप्ति सामने वालों को भी हो जाए तो वो मेरे और मेरे परिवार में होगा, फिर वही कंटिन्यू आगे होगा, तो वो न्याय होगा। बढ़िया, खूब बढ़िया। देखिए, इसका छोटा सा ग्लिम्स सभा में मिलता है। आज हमारा चौथा दिन है, इसके पहले भी हम 8 दिन लगाए हैं और आगे भी हम 8 दिन लगाएंगे। हर दिन हमारा तृप्ति बढ़ता है कि घटता है? हर दिन हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, हमारी लिसनिंग बढ़ता है कि घटता है ना? जबकि आदमी वही है, कंटेंट भी वही रहता है, कभी इधर से घुमा के दे दिया, कभी इधर से घुमा के दे दिया। मूल बात कहेंगे तो ज़्यादा बहुत बदलती नहीं है, उतनी ही रहती है, केवल एंगल अलग अलग बदलता है। लेकिन उसके बाद भी वही बात सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? इसी तरह से यदि मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी जब हम स्किल वाली एजुकेशन की बात करते हैं तो 45 मिनट्स में हम कहते हैं कि आदमी की लिसनिंग कैपेसिटी 45 मिनट्स होती है। लेकिन जब हम जीने की बात करते हैं तो आदमी की लिसनिंग कैपेसिटी और आदमी की बोलने की, दोनों की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ना बोलने वाला थकता है, ना सुनने वाला थकता है। इसका मतलब है कि यदि वो अपने में कोई तृप्ति है और उस तृप्ति के साथ बोलते हैं तो फिजिकली भी ये प्रभाव है कि वो थकान नहीं देता है, फिजिकली भी उसका ये प्रभाव आता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवहार जब हम कह रहे हैं तो अपनी तृप्ति को हम दूसरे को देते हैं, ये तृप्ति की अभिव्यक्ति है। तो इसको हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि मानव का सारा कार्यक्रम उसकी तृप्ति की अभिव्यक्ति है। यदि मानव का कार्यक्रम उसकी तृप्ति की अभिव्यक्ति है तो थकान नहीं है ना? यदि मानव का कार्यक्रम किसी तृप्ति की तलाश में है तो थकान देगा। बढ़िया है ना? हाँ, इसलिए नहीं तो अदरवाइज ये बोलने का काम बहुत थकाऊ काम है ना? पूरा चूस ही लेता है ना? तो इसका मतलब है कि यदि उस बात को हमको फील करने में रस आता है, उस बात को हमको सोचने में रस आता है। क्योंकि मैं तो आपको पहले भी ये शेयर कर चुका कि जीवन विद्या में आने के पहले भी हम गायत्री परिवार के मंच पे काफ़ी बड़ी बड़ी सभाओं में बोलते ही थे, लेकिन वो बोलने में थकान आती थी, है ना? तो मेरी समस्या ये भी थी जब मैंने पहला शिविर किया था कि इसको भी तो समझ के बोलना पड़ेगा, और बोलने में इतनी थकान आती है तो कैसे बोल पाएंगे? हाफ जाते थे, है ना? जिससे मन नहीं करता बात करने का, उसका 10 मिनट बात करने के बाद हाँ सांस चढ़ती। तो इसका मतलब है कि अपने में वो जो तृप्ति है, तो बिल्कुल जो व्यवहार जो कह रहे हैं वो एक आदमी का तृप्ति दूसरे आदमी तक पहुंचता है, तो सामने वाला तृप्त होगा कि नहीं होगा? और क्या चीज़ तृप्त करती है? समाधान ही तृप्त करता है, हर व्यक्ति को समाधान ही तृप्त करता है। तो मूलतः ये कह रहे हैं कि शरीर के आधार पर संबंध पहचानने के स्थान पर व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। तो मेरा आपसे क्या रिलेशन है? मेरा आपसे क्या संबंध है? व्यवस्था के अर्थ में। मैं स्वयं में व्यवस्थित हो जाऊं और अखंडता के अर्थ में, सार्वभौमता के अर्थ में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में मेरी भागीदारी हो, ये मेरी तृप्ति के लिए मेरी आवश्यकता है। मेरी उस तृप्ति की आवश्यकता से प्रेरित होके जो थोड़ी सी तृप्ति मुझको मिली है, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। उस तृप्ति को पाके आप भी तृप्त होते हो और ये सभा तृप्ति के साथ आगे बढ़ती है। और डे बाय डे तृप्ति बढ़ती है कि घटती है? डे बाय डे ये तृप्ति बढ़ती है, परस्परता में विश्वास बढ़ता है कि हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। तो इससे हमको समझ में आया, बस फिर से एक लाइन बोल रहा हूँ, पूरे दर्शन का, पूरे समझ का बस एक ही सार है, शरीर के आधार पर संबंध पहचानने के स्थान पर व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। क्योंकि सृष्टि की सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानती हैं। एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके और गैलेक्सी तक सब कोई उस अखंड, उस बड़ी व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचाने हुए हैं। और संबंध को पहचानने का आधार क्या है? 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे संबंध को पहचानने का आधार है मूल ऊर्जा।
मतलब संबंध का आधार, संबंध को पहचानने का आधार, यदि मैंने भाषा बोली तो फिर पूर्णता शब्द ठीक है। संबंध का आधार क्या है? सारी चीज़ें आपस में जुड़ी कैसे हैं? सब वो मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, मूल ऊर्जा स्वयं में पूर्ण है, सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में व्यक्त हैं, सभी पूर्णता के अर्थ में व्यक्त हैं तो व्यवस्था को व्यक्त करती हैं, इसलिए परस्पर संबंधित हैं, इसलिए हम परस्पर समधी हैं, संबंधी हैं। परस्पर संबंध का आधार ये है। तो सृष्टि की सभी इकाइयाँ परस्पर संबंधित हैं। तो व्यवस्था है ही या व्यवस्था बनानी है? व्यवस्था है ही केवल पहचानना है। संबंध है ही कि संबंध बनाने हैं? संबंध है ही केवल पहचानना है। संबंध है ही केवल पहचानना है। जो है ही वो शाश्वत संबंध है ना। शाश्वत संबंध का इतना ही मतलब है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। मैं भी ऐसा ही हूँ, आप भी ऐसे ही हो, पत्थर भी ऐसा ही है, पेड़ भी ऐसा ही है, सोलर सिस्टम भी ऐसा ही है। वही समझना, जानना के आधार पे पहचानना, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। बढ़िया, बैठ गई? हाँ, माइक पहुंचाओ भाई। कितने लोगों को न्याय पहुंच गया? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। हाँ जी। ऐसा है सर कि मैं थोड़ा आधा मिनट लूँगा ये सवाल रखने में, है ना। आपने जो अब तक समझाया था शिविर में परिचय से लेकर यहाँ तक, मानव के दो हिस्से कर दिए आपने, शरीर और मन। शरीर को जिंदा रहने की जो सुविधा चाहिए उसको आपने मनाकार बोल के और ये सुविधाएं लिख दी। कुछ जिंदा रहने के लिए, कुछ जीवन जिंदा रहने के बाद शरीर को गति देने के लिए, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब मन के स्वास्थ्य के लिए आपने कहा कि वो सुखी हो, निरंतर सुखी होने से होगा। निरंतर सुख समाधान से आएगा, समाधान समस्या आएगा, वो भी समझ में आ गया। उसके नीचे आपने जो मानव लक्ष्य बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उस मानव लक्ष्य में आपने परिवार में सुख, समाधान से सुख और समृद्धि का भाव, फिर समाज में सुख, समृद्धि और अभयता, फिर प्रकृति में संतुलन तक चले गए आप, है ना। तो आपने प्रकृति वाले हिस्से को तो सत्य बता दिया, ठीक है, और समाज में अभयता वाले को आपने धर्म बता दिया, वो भी ठीक है। ये जो न्याय जो है ना परिवार में सुख समृद्धि के लिए तो है। हाँ, बस वही है। तो मानव में समाधान, ये आ गया। समाधान मानव में, मानव लक्ष्य कैसे है? समाधान मानव में, समाधान और समृद्धि, ये प्रकृति में संतुलन आया मतलब ये समृद्धि आ गई। समृद्धि और दूसरे मानव में, एक मानव से दूसरे मानव में समाधान आ गया। तो परिवार में समाधान और समृद्धि। यदि सारे परिवार ऐसे ही होंगे तो एक दूसरे के पोषण का सोचेंगे कि शोषण का सोचेंगे? पोषण का ही सोचेंगे। सभी परिवार एक दूसरे के पोषण के अर्थ में है, यही अभयता है। तो समाज में अभय हो गया। और ऐसा हम सभी परिवार प्रकृति के साथ ऐसा जिएंगे, ये प्रकृति में संतुलन हो गया। इसी को कहा कि सह अस्तित्व प्रमाणित हुआ। तो क्या हुआ? एक जागृत मानव का, एक मानव सुखी है, एक मानव जागृत है, सुखी है, समझदार है, उसके सुखपूर्वक जीने का प्रमाण न्याय, धर्म और सत्य है। वो न्याय को प्रमाणित करेगा, धर्म को। न्याय को प्रमाणित किया तो मानव पद, धर्म को प्रमाणित किया तो देव मानव पद, सत्य प्रमाणित किया तो दिव्य मानव पद। तो अभी तो ये आधा काम हुआ है, जिंदा रहने वाला, इधर वाला। हाँ, अब तक मानव जाति ने बहुत मेहनत करके इतना काम पूरा किया है, उसके लिए धन्यवाद। आधी फिल्म शेष है, उसको शुरू किया जाए। तो ये तो बहुत मुश्किल, और राजस्थान की जिम्मेदारी आपकी। नहीं पर समय लगेगा इसमें तो। ना, सारा समय इसी काम के लिए, और करना है क्या? बाकी खाना पीना। ये नहीं, पर जैसे आपने न्याय में आया थोड़ा सा,
हाँ। इसमें मुझे हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़े आपसे। हम्म। परिवार में सुख और समृद्धि के भाव के लिए न्याय में आपने बोला मानव के बीच में जो संबंध है उसकी पहचान तब होगी जब दोनों ही मानव बनेंगे। ओके। मेरे पत्नी बच्चे सब बनेंगे ना, तो वो आसान है क्या? तो मुझे तो लग नहीं रहा है। भले ये एक बन जाए तो भी कैसे होगा ये? अगर मतलब मैं भी बना नहीं हूँ, मान लो मैं प्रयास करूँ मानव बनने का, परिवार में माता पिता भी परिवार में आ गए ना, आपने कहा था, और जो नजदीकी दोस्त वो भी आ गए। नज़दीक के दोस्तों अब जिनके वो- साथ हम रोज़मर्रा में निश्चित जिम्मेदारी के साथ में जी रहे हैं, वो सभी परिवार है। तो आपका कार्य क्षेत्र भी परिवार में आ जाता तो वो मानव जब तक नहीं बने, मैं बन भी गया तो भी वो संबंध की पहचान मुझे उनको थोड़ी हुई। है। ये बस इतना ही इसमें खोलना है कि जीवन निरंतर है, ये खुलते ही पूरा खुल जाता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसी शरीर सीमा में सब कुछ सेट हो जाएगा, है ना। इस शरीर सीमा में अपना दबा के प्रयास किया जाए। अच्छा। जो चीज़ें हो सकता है आज नहीं होंगी वो कल हो जाएंगी। अगली शरीर यात्रा में शिविर नहीं करना है। इस शरीर यात्रा शरीर में की गारंटी तो आप दे रहे हो ना? हाँ वो गारंटी मेरी है। हाँ, पक्का पक्का मेरे पक्का को गारंटी वापस आने की कार्ड इच्छा है। रिटर्न में लिख के दूंगा। तो इस शरीर यात्रा में क्यों कम। अभी इस बार तो आप लेट मिले, हाँ तो अभी क्या गए? मैं तो 5 साल पहले भी मिला था। सर वो उस समय पता नहीं, मैं रोज इन्होंने 5 साल क्यों संकेत भाई कब शिविर किया था? नहीं 2010 में किया, मुझे याद है 10-11 में कभी किया था। 8 में 2008 साल पहले। तो 8 साल पहले आप शिविर में आए थे, उसके बाद आप गायब हो गए। नहीं उसके बाद क्या वो क्रांति शुरू हो गई अन्ना जी की, तो हम उसमें कूद गए। इधर क्या हुआ कि मैं हालांकि जब सुबह 5 मिनट पूजा करता हूँ तो मैं नागराज जी को याद तो कर रहा था। अब मैं धर्म संकट में आ गया, आपने कहा भी कि महापुरुष नहीं बनाना है, वो भी सही बात तो सही है। अब सोचेंगे और सोचेंगे, जरूरत पड़े आपको बात करेंगे। तो ये थोड़ा अभी दिमाग देखिए में नागराज जी ने यह कहा कि पूजना धीमी आत्महत्या है। पूजना धीमी आत्महत्या है, वाह मल्टीप्लाई होना पूजना है। वाह, मतलब जब तक आपको हम सवाल नहीं पूछे आप बताते नहीं हो सूत्र तो पूरे। देखो पूछो तो खुलेगा। अच्छा अच्छा, चलो मैं इस बार सोचूंगा फिर बात करेंगे आपसे। आराम से आराम है। हाँ नहीं देखिए ये श्रेय सत्य प्रकाश जी को जाता है। ये कितना अपना तन मन धन लगा के कितने सारे लोगों को बहुत मेहनत करके शिविर में लाना, शिविर के लिए प्रेरित करना, और वो शिविर कर ले इसके लिए खुद भी 8 दिन लगाना। वो कहता तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। तो ऐसा भी बहुत सारा होता है, बहुत सुखद। अरे कई लोग हैं इनके लाए हुए देश में, उसकी लंबी गिनती है। धीमी आत्महत्या पूजने का मतलब ही है कि मल्टीप्लाई ना होना, वो दर्द है। और क्या, खुद की तो पूजने वाले की तो और क्या। देखो यदि पूज भाई ऐसे मोबाइल पूज कहाँ रहा है, मल्टीप्लाई हो गया। एक ही जेब में होता तो पूज जाता अभी तक। 10 लोग मोबाइल लगाए घूमते पूरे शहर में, तो भाई साहब मोबाइल का क्या स्टेटस होता? तो आदमी का स्टेटस कम होता, मोबाइल का ज़्यादा होता। ठीक, अब सबकी जेब में है तो खास बात नहीं है ना। तो महापुरुष का मतलब इतना ही है कि ये पुरुष जो है पुरुष नहीं हुआ तो महापुरुष होना पड़ा। ये सारे ही पुरुष हो जाएं तो काम चल जाए। पुरुषार्थ का मतलब ही है कि हमने होने के अर्थ को पहचानना। इसलिए आदरणीय नागराज जी ये भी बोलते थे कि हर आदमी बाई बर्थ रिसर्च स्कॉलर है। हर आदमी बाई बर्थ रिसर्च स्कॉलर है, क्योंकि वो सत्य वक्ता है, ज्ञान है ना, जिज्ञासु है, उसको ज्ञान की प्यास है। इसलिए वो हर व्यक्ति जन्मजात रूप में रिसर्च स्कॉलर है ही। मानवता उसका पोषण नहीं कर पाती, हम माँ बाप उसका पोषण नहीं कर पाते, है ना। तो हम एक बच्चे में जो एक जीने की आशा है ना, उसकी जगह उसको जिंदा रहने का सामान दे दे, क्योंकि हमारे पास उतना ही था। अच्छा
शंख। कल तो थोड़ा बहुत ही बैलेंस जवाब दिया आप कि इस बात की तो तारीफ करनी चाहिए कि आदर्श के आसपास आपका जवाब रहता है ना। अब मैंने कल पूछा कि मंदिर में पूजा चलने दें या बदले, आपने उस समय तो बात को खुला ही रखा कि चलने दो। अब आप करो पूजना है तो आत्महत्या धीमी। तो अब तो इसको तत्काल रोकना पड़ेगा, आत्महत्या थोड़ी करनी है। मल्टीप्लाई हो जाओ, उसके बाद मंदिर का काम देखना। ये मिटाने वाले काम में पहले रुचि रहती है। भैया आप मल्टीप्लाई हो जाओ, आप 1 से 10 हो जाओ, उसके बाद मंदिर देख लेना क्या करना है। हाँ जी, बहुत सुखद। सभा के लिए जोरदार तालियां। समराइज कर लें तो फाइनली ये निकला, अभी तक हमने मानव को जैसा पहचाना, हमारा मैनेजमेंटल साइंस उसको HR बोलता है, हमारा साइंस उसको सेल बोलता है, धर्म उसको जीव बोलता है, और समाज उसको हार्ड मास का पुतला बोलता है ना। राजनीति वाला उसको वोटर बोलता है, बाजार वाला उसको कंज्यूमर बोलता है, डॉक्टर उसको पेशेंट बोलता है, ठीक, और समाजशास्त्र उसको सामाजिक प्राणी बोलता है, सोशल एनिमल सामाजिक पशु बोलता है। पशु बोलने में शर्म आई होगी तो प्राणी बोल दिया, तो ये पेड़ पौधे में चला गया, नहीं तो ये पशु में चला गया, ठीक। इसमें कहीं भी देखेंगे मानव बस नहीं है, बाकी सब है। धरती पे जितनी परिभाषाएं उपलब्ध हैं गूगल पे डाल लीजिए और मानव की सारी परिभाषाएं निकाल लीजिए, उसमें मानव कहीं भी नहीं है। हम मानव की परिभाषा भी नहीं हो पाई, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि वर्तमान तक मानव का अध्ययन नहीं हुआ। इसलिए मानव का अध्ययन ही शिक्षा का मानवीयकरण है। मानव के अध्ययन के मूल में जीवन पहचान में नहीं आया, गठनशील ही विकासपूर्वक गठन पूर्ण हुआ है। इस सच्चाई को पहचाने बिना मानव का अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए अनुसंधान के रूप में इतना ही कहा गया, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। इसलिए पशुओं का साथ साथ रहना भी होता है। पशु साथ साथ रहते हैं भय के लिए, भोजन के लिए, प्रजनन के लिए। और अभी मानव साथ साथ क्यों रहता है? अभी मानव संसार में गांव में रहे, अमेरिका में रहे, हम साथ साथ क्यों रह रहे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। यही है 3, है ना। इसका मतलब है क्वालिटेटिवली हम एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ। शरीर मानव का है, इसलिए कहा कि हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं। जोर से बोलो, आकार से। हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना शेष है। वही अतृप्ति की जगह है ना। वही अतृप्ति हमने दूसरों को बांटी है, इसलिए कहा। तो मानव का फिर साथ साथ रहने का पर्पस क्या है? मानव साथ साथ क्यों रहे? एक छत के नीचे हम साथ साथ क्यों हैं? एक छत के नीचे हम साथ साथ क्यों हैं? क्यों हैं? एक छत के नीचे हम साथ साथ क्यों हैं? अरे क्या चीज के लिए सहयोगी हो सकते? जागृति के लिए। तो बेसिकली हम समाधान के लिए साथ साथ हैं, उसके साथ साथ खाना पीना है ही है, वो शरीर की आवश्यकता है। तो मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है जो न्याय के लिए सामाजिक होता है, न्याय को प्रमाणित करने के लिए सामाजिक होता है, न्याय को समझने के लिए सामाजिक होता है। इसलिए मानव सामाजिक न्यायिक इकाई है। ये मानव का परिभाषा है। मानव सोशल एनिमल नहीं है, HR नहीं है।
मानसिकता के लेवल पे पूरा एजुकेशन बुद्धू बक्सा है, वो आदमी को बुद्धू बनाने का जुगाड़ है? सामाजिक धार्मिक का मतलब सामाजिक होता है, सारा धर्म समाज के अर्थ में है, सामाजिक होने के अर्थ में है, सामाजिकता ही धार्मिकता है। बढ़िया, ये अपने आप में एक पीएचडी के लिए पर्याप्त है। पीएचडी नहीं, ये अपने आप में एक नोबेल प्राइज जैसा पर्याप्त है। पूरे दर्शन पे कम से कम 1000 नोबेल प्राइज निकलेंगे, इतना कंटेंट है। आने वाला वक्त, आज आने वाला एकेडमिक जगत, कितना पीएचडीज इस पे होने वाली हैं, है ना। कोई दर्शन किसी एक समय के बाद फिर मेन स्ट्रीम में आता है, लेकिन उसकी ताकत दिखाई देती है। अभी वो अमर्त्य सेन ने केवल इतना ही कहा कि इकोनॉमी में गरीब का ख्याल भी रखना होगा, ये इकोनॉमी सफल इकोनॉमी की आवश्यकता है, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो इस तरह से मानव की परिभाषा ही हमारे पास नहीं है। हम न्याय को प्रमाणित कर सकें इसलिए एक छत के नीचे हैं, और न्याय को प्रमाणित करने के लिए समझना एक आवश्यकता है, इसलिए एक छत के नीचे हैं। समझने के लिए शरीर की आवश्यकता पूर्ति करना आवश्यकता है, इसलिए एक छत के नीचे हैं। इसलिए परिवार का कार्यक्रम समाधान समृद्धि है, समृद्धि भी हो और समाधान भी हो। बढ़िया, देख लो भाई, मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ, एक बार समराइज कर लें क्या पाया। एजुकेशन सेक्रेटरीज के बीच में हो चुकी है ना। हमारे एक मित्र जो महाराष्ट्र के एजुकेशन सेक्रेटरी रहे, नंद कुमार अभी तक, और मनीष भाई दिल्ली में, मनीष सिसोदिया, तो एक मीटिंग चल रही थी जिसमें देश के सारे एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन सेक्रेटरीज थे। तो उसमें इस बात पे चर्चा शुरू हो गई कि मानव संसाधन है क्या। अब ये दोनों ही अपनी बात को रखने में काफ़ी अच्छे से रख पाते हैं। तो नंद कुमार जी ने कहा कि मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग कर लिया है, अब वो संसाधन है कि मेरा बेटा ही है, वो संसाधन इधर आ। ये बहुत अपीलिंग लगता है। एक हमारे दिल्ली में अभी शिविर हो रहा था, तो उसने एक ने बहुत मानवीय दृष्टिकोण दिया। वो किसी को भी, आप पति ने पत्नी को कॉल लगाया तो कहता है कि ग्राहक अभी सेवा में नहीं है, या ग्राहक अभी आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है। यार मेरी पत्नी मेरा ग्राहक नहीं है भाई, तुम कैसे बदतमीजी कर रहे हो। कहाँ हमारे MTNL वाले सर कहाँ हैं, MTNL के CEO, हाँ वो बैठे, ये MTNL के रिटायर्ड CEO हैं। आपके सामने हुआ था, आप थे उस शिविर में? अच्छा, उसमें नहीं थे, है ना। तो बात बिल्कुल ठीक है, उसने उसको रिटर्न में ईमेल डाल दिया, है ना, कुछ तो किया है, उधर से कुछ रिस्पॉन्स भी आया है। तो ये भी मानवीय तरीका नहीं है। अभी ग्राहक आपके लिए होगा, मेरी पत्नी मेरे लिए या मेरा पति मेरे लिए ग्राहक नहीं है। भाषा बदलो, है ना। जिस व्यक्ति को आपने लगाया है, जिस मानव को आपने लगाया है, यार कुछ तो बोल दो, मानव बोल दो, कुछ तो बोल दो यार। ग्राहक जिस ग्राहक को आपने लगाया है, मैं अपनी पत्नी को लगाया हूँ, बोले जिस ग्राहक को आपने लगाया है। तो लोग सोच रहे हैं ये बात क्या निकली, दृष्टि आई तो जो कुछ हो रहा है फिर उस पर ध्यान जाने लगा है। और पहले चलता था, पहले हम भी ग्राहक ही मानते थे। तो मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर लिया तो अब संसाधन नहीं हो गया है, वो मेरा बेटा ही है, ऐसा। चलिए, बोर्ड साफ, उधर वाले दोनों हैं और ये शेयर करते हैं कि जैसे संबंधों की पहचान और न्याय की जब बात हो रही है, तो जो आज मेजॉरिटी फैमिलीज़ में मैरिज से पहले या मैरिज के बाद जो मल्टीपल अफेयर्स का बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, और विदेशों में तो है ही। तो उसमें ये दोनों चीज़ें भी शेयर होके आती हैं कि सिर्फ हम फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट मिलता है। घर में शिकायत, झगड़ा, वो सब हो रहा है, हम गर्लफ्रेंड्स इसलिए रख रहे हैं कि एटलीस्ट कोई व्यक्ति है जो मुझे समझ पा रहा है, और पत्नी उसको अलाउ ही नहीं करती है, तो और फिर समस्या और बढ़ जाती है। तो ये जो आज युवा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको सॉल्व कैसे किया जाए। और विदेशों में तो
परिवार टूट ही चुके हैं, उनके लिए जब अगर हम ऐसा रखते भी, ऐसा सोच भी उनके सोचने में भी नहीं है कि ऐसा संभव भी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब हम भाई के भाव से स्वीकार करते हैं तो ठीक है, तो पति पत्नी को प्रॉब्लम नहीं है, भाई बहन या माता पिता। लेकिन जहाँ पे पति पत्नी संबंध आता है तो उसमें जो वो एक अपेक्षा रहती है कि ये मेरे साथ ही रहे, कहीं और न जाए, ऐसी अपेक्षा क्यों है? Why it is so? मतलब एक पति की अपेक्षा कि पत्नी मेरे साथ ही रहे, दोनों की अपेक्षा होती है दोनों ना? की अपेक्षा है। साथ ही रहे मतलब कैसे रहे? साथ तो रहते ही हैं, एक घर में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं। उस भाव रूप में। हाँ, तो भाव रूप में ठीक ही है। भाव रूप में मेरी पत्नी दूसरे के पास चली जाए तो मेरे को ऑब्जेक्शन होगा ही, क्योंकि फिर मैं किसी और के पास चला जाऊंगा और फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? ये जो प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या? समाधान यही है, समाधान इतना ही है कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। सुख समाधान में सुख है। कोई आदमी मेरे को सुन लेता है, इसमें भी सुख नहीं है, वो राहत है। तो इसका मतलब है कि जब तक, देखिए, मानव के साथ ये नहीं चलेगा कि ये मत करो वो मत करो। फाइनली उसको यही समझना होगा कि जिस सुख की तलाश में वो जो कुछ भी कर रहा है उसको सुख समझ में आ जाए तो वो तय कर लेगा कि अब वो करना उचित है कि अनुचित है। उसको गलती करने से रोकते हैं तो वो विरोध करता है, उसके अपने कुतर कर देता है, ओपननेस की बात करता है, संबंध में ट्रांसपेरेंट होने की बात करता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है मेरा किसी से अफेयर हो गया है तो तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुमको बता दिया है। इसको आदमी ट्रांसपेरेंसी बोलता है ना? हाँ, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, वो कहता है कि मैं संबंध में बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। तो मैंने कहा कि इसका क्या मतलब होता है? कहता है जैसे मेरा किसी और से अफेयर हो गया है तो मैंने वाइफ को बता दिया है कि देखो यार मेरा अफेयर हो गया है और तुम भी इसके लिए स्वतंत्र हो, तो मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। हाँ, और वो इसको ओपननेस मानता है, वो इसको व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानता है। किसी एक के साथ मन लगे ये जरूरी नहीं है। आदमी मन मार के एक के साथ ही रहे ये भी ठीक नहीं। तो इसलिए जगह जगह जब जब तक जिसके साथ मन लगे वो ठीक है। इसको ओपननेस मानना, इसको स्वतंत्रता मानना, है ना? फिर बच्चे भी इसी, मैं IIT दिल्ली में तो कभी कभी मैं सब बातें थोड़ी कम करता हूँ। IIT दिल्ली में एक शिविर कर रहा था, IIT दिल्ली के बच्चे थे, तो उसमें से एक लड़का कहता है सर मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता हूँ और हम कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, अभी शादी करेंगे इसलिए ऐसा शादी के नाम पे कर लिया, कुछ और कर लिया, इसमें आपको क्या दिक्कत है? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें क्या गलत है? भी दोनों वो एडल्ट एज के हैं, है ना? तो मैं तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले सर अच्छा लगता है। तो ये सुखी होने का तरीका सबको भी अच्छा लगने लगे। बोले सर वो उनकी चॉइस। घर में कौन कौन है? तो मम्मी पापा, 2 सिस्टर्स। तुम्हारी सिस्टर्स को और मम्मी पापा को भी यही तरीका अच्छा लगे तो कैसा रहेगा? बोले अब सोच के बताता हूँ। ऐसा नहीं था कि वो गलत करना चाहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो समझना चाहता है कि सही गलत की सीमा रेखा क्या है। तो सही गलत की सीमा रेखा को समझने के लिए एक ही तरीका है। हमने NIT के स्टूडेंट्स के साथ में बहुत काम किया और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप फंसा ही रहता है। तो इस क्रम में जितनी भी ये चर्चा आई उसको हम आगे जब परिवार में जाएंगे तो विस्तार से कर सकते हैं। तो बेसिकली आदमी को अपने में कोई समाधान और कोई सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ना दूसरा बन नहीं पाता है, समाधान ही आपका सपोर्ट है, समाधान ही आपकी इमोशनल फीडिंग है। सेल्फ रिलायंट होने की ही ज़रूरत है। उसके बाद फिर जिसके साथ भी आप शेयरिंग करोगे तो पूर्णता के अर्थ में दूसरा भी खड़ा हो सके उसके लिए आप शेयरिंग कर ही सकते हो, या आपके खड़े होने के लिए किसी से आप शेयरिंग कर ही सकते हो जिसके पास वो स्थिति है। तो ये जो फाइनली इमोशनल शेयरिंग के नाम पे वो कब कहाँ कितनी सीमाएं हम लांघ जाते हैं और कब फिर इरिवर्सिबल मोड में आ जाते हैं, और वही फिर हम बच्चों को, अपने बच्चों को फिर क्या देंगे? बच्चे भी उसी रास्ते पे चले तो हमको कैसा लगेगा? जो भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ मैं सोच लूँ कि मेरा बच्चा भी करेगा तो कैसा? हम इस सीमा तक तो आ गए हैं कि मैं कर रहा हूँ और पत्नी भी करे। भाई फिजिकल रिलेशन मैं फैमिली के बाहर बना रहा हूँ और मैं पत्नी को भी कह रहा हूँ भैया तुम भी कर लो, ये ओपननेस है। यहाँ तक तो हम आ गए। जो कभी हम फॉरेन में सुनते थे कि पत्नियाँ एक्सचेंज करते हैं, है ना? अब एक ही के साथ ज़िंदगी भर जीना, तो ये जो सुनते थे ये अब अपने बीच में घटने लगा है।
लेकिन फाइनली ये सबको सही गलत पहले तो तय हो जाए कि भाई सही गलत क्या है, क्या एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पे, है ना, ये सब उचित ठहराया जाए, उचित है कि अनुचित है। तो एक ही तरीका है कि मानव के साथ में मानव जो कुछ भी करता है वो सुख की तलाश में करता है, सुख उसको समझ में आ जाए तो फिर वो तय करेगा। तो मानव के लिए दूसरा तय करेगा तो नहीं चलेगा, वो खुद ही अपने लिए तय करे कि क्या सही है। और उसके लिए जब तक वो आईना सामने नहीं आता है कि मूलतः मैं सुखी होना चाहता हूँ और सुख मैंने अभी इंद्रियों में माना है, इंद्रियों में सुख माना है, तो एक से काम नहीं चलेगा, वैरायटी में जाएगा, कल्पना में जाए कि फिजिकली जाए। लेकिन जब ये समझ में आता है कि समाधान बराबर सुख है ना, तो फिर बाकी चीज़ें भी समझ में आती हैं कि बाकी चीज़ का पर्पस समझ में आता है। फिर चाहे विचार में आए, लेकिन कम से कम उसको पता है कि यार ये गलत है ना। मेरे विचार में अव्यवस्था का विचार ना आए, अव्यवस्था का विचार आ सकता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन यदि मुझको पता है कि ये अव्यवस्था का विचार है तो मैं उसको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। यदि मुझको लगता है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर देता। तो एक सार इसलिए बार बार कहा कि यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, सार्वभौम मानवीय आचरण, एक सार्वभौम मानवीय आचरण का स्वरूप क्या होगा, है ना, तो हम मानव के साथ जीने की बात कर पाएंगे। फिर वो सारा फैलेगा, गेज और लेस्बियंस सारे में जाएगा। तो किसी चीज़ को गलत और सही आउटराइटली ठहरा देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार उस आधार को समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है और उसका औचित्य कितना है, नहीं है। फाइनली मैं सुखी होना चाहता हूँ, कुछ भी करो यार सुखी हो जाओ, क्या दिक्कत है, सही गलत सबको छोड़ो, तुम सुखी हो जाओ। और सुखी होना कैसा चाहता हूँ, उसकी निरंतरता हो जाए, स्टेबल हो जाए सुख। तो कुछ भी उल्टा सीधा करके, जो भी जिसको भी आप ठीक मानते हो वो करके आप सुखी हो जाओ ना, ऐसा नहीं हो रहा है। यदि खुल के सोचेंगे तो पता चलता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। भैया जैसे भारत में परिवार का वो कॉन्सेप्ट तो हज़ारों सालों से रहा है, लेकिन अगर हम विदेशों की बात करते हैं तो वहाँ 12-13 साल में ही बच्चा अलग हो ही जाता है और माता पिता खुद अलग कर देते हैं कि 15 साल में तुम अपना कमाओ। तो जहाँ सब पूरा कल्चर ही वैसा हो गया है, तो ये इसको ऐसे सार्वभौम में कैसे देखें? ठीक है, मेरे को उसका लगता है समाधान कैसे आएगा? हाँ, मेरे को लगता है कि देखो अब ये तो समझ में आ रहा है कि जीने का स्वरूप सबके लिए एक है। मतलब जीना जो है, समाधान बराबर सभी के लिए, समस्या बराबर दुख है, समाधान बराबर सुख है, ये तो कॉमन है, सभी के लिए है। इसका मतलब है कि अब जो हम चर्चा करते हैं ये कोई भारतीय चर्चा नहीं हो रही है। अब जो चर्चा हो रही है ये भारतीयों के लिए है कि मानव के लिए है? मानव के लिए है। तो यदि मानव के लिए चर्चा तो पूरी धरती पे हो सकती है। हाँ, किस जगह में आदमी कहाँ खड़ा है, जैसे हमारा वो मित्र महेंद्र भाई है ना, जब वो फॉरेन में बात करता है तो वहाँ एनिमल ह्यूमन फैमिली है और आपने एनिमल को कह दिया कि वो एनिमल के साथ व्यवहार नहीं होता है तो वहाँ लड़ाई हो जाएगी। वो एनिमल परिवार का हिस्सा है, वो मानव से भी ज़्यादा है। मानव को बाहर निकाला जा सकता है, एनिमल परिवार का हिस्सा है। जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि मानव में जो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये मानव को कुत्ते से सीखना है? कुत्ते से सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ते को मानव से सीखना है, उसको भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली व्यवहार पक्ष, जब हम व्यवहार की बात कर रहे हैं तो व्यवहार मानव का मानव के साथ होगा, है ना। पशु के साथ हम कार्य के अर्थ में जुड़ते हैं। क्योंकि जिंदगी की पूर्णता का कोई कैनवस खुला हुआ नहीं है, इसलिए सामान्य संवेदनशीलता जो हमको मानव से नहीं मिलती है वो कम से कम पशु से मिलती है। इसलिए हम पशु के साथ संबंध हम फील कर पाते हैं, आदमी के साथ संबंध फील नहीं कर पाते। जिन जिन कम्युनिटी में आदमी के साथ संबंध का अभाव हुआ है, उन कम्युनिटीज़ में पशु महत्वपूर्ण हुआ है। चाहे गाय के साथ हक करके अपने टेंशन कम कर रहे हैं, उसके लिए $50 दे रहे हैं। अब ये वीडियोस तमाम या सूचनाएं कहीं कहीं से मिलती रहती हैं। अब वर्ल्ड वाइड ये भी होने लगा है कि गाय के साथ कुछ समय रहने से आपका टेंशन रिलीज होता है और आपको अच्छा लगता है। उसके लिए 1 घंटे का जो भी फीस किसी ने लगाया, अब ये भी सब भी हम करने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि बेसिकली हमारा खुद के साथ और आदमी के साथ जीना नहीं बन रहा है। खुद के साथ और आदमी के साथ जीना नहीं बन रहा है। वो उस तलाश में अब गाड़ी किधर जाएगी नहीं मालूम, उसकी कमी को भरने के लिए हम किस दिशा में जाएंगे नहीं मालूम। तो सबका ब्लैक बॉक्स, मतलब सबका एक सूत्र एक ही है कि समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। ये समाधान अपने को एक बार ठीक से बैठ जाए, पहले हम एक बार प्रस्ताव पूरा देख लें, फिर हम तय करें कि क्या उचित है क्या अनुचित है।
माइक माइक कि जो है ये तो समझ में आ गया कि कुछ चीज़ें शरीर के स्तर पर हम जी रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से बहुत सारी दुविधाएं आ जाती हैं। लेकिन संतान क्यों? माइक मेरा प्रश्न है, संतान क्यों? आप क्यों क्या आगे क्या इसका मानव की पूर्णता में भी कोई के अर्थ में भी कुछ बिल्कुल है? ये पहले चर्चा हो चुकी है ना। देखो संतान क्यों, अभी ये इस जगह में लोग आ गए हैं कि भैया शादी करो, भोग करो, तुम भी किसी के साथ करो, मैं भी किसी के साथ करूं और बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये मॉडल भी उपलब्ध हो गया है, ठीक हो गया। और अब हमारे शहरों में हमको ये मॉडल दिखने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली शादी क्यों, फिर शादी भी क्यों, बच्चा नहीं चाहिए तो फिर शादी भी क्यों, और शादी नहीं तो फिर आप भी संसार में कहाँ से आ गए, तो फिर आप भी क्यों, तो गाड़ी तो पीछे तक जाएगी। तो बेसिकली ये कहने की कोशिश की कि शादी उस उत्सव का नाम है जब दो लोग मिलके इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को जिंदगी देने के लायक हो गए हैं। हम आने वाली पीढ़ी को, अभी की शादी कैसी है, हम आने वाली पीढ़ी को सुविधा देने के लायक हो गए हैं। हम दोनों कमाते हैं, हम दोनों कमाते हैं, इसलिए अपने आने वाले बच्चों को हम अच्छी सुविधा दे सकते हैं, इसलिए हम शादी कर सकते हैं। शरीर 18-22 साल का हो गया, इसलिए हम शादी कर सकते हैं। अब ये करके देख लिया, ये भी पर्याप्त नहीं है। अब क्या समझ में आ रहा है? अब ये समझ में आ रहा है कि सही अर्थ में समझना आदमी के लिए सुखदायी काम है। समझना आदमी के लिए सुखदायी काम है, और खुद को समझना सबसे सुखदायी काम है ना। किसी भी ज्योतिषी के हाथ में हाथ देने के बाद कैसा लगता है? बस अब ये बता दे राजयोग कब है, बस तुम्हारा राजयोग शुरू होने वाला है। लगता है कि अब कुछ ठंडक सी पड़ी, है ना। तो इसका मतलब है कि मैं अपने बारे में जानना ही चाहता हूँ, मैं अपने बारे में समझना ही चाहता हूँ। मैं कहता हूँ इस सभा का डायनेमिक्स देख लो। और आज कोई हम पहली बार बात नहीं कर रहे हैं, मैं कम से कम फॉरेनर्स तो कम बात हुई है, लेकिन कम से कम भारत के तो लगभग बड़े हिस्से में बात कर गए ना। लगभग 1 लाख लोगों से मैं व्यक्तिगत बात करके इस बात को कह रहा हूँ कि जब भी व्यापक की चर्चा शुरू होती है, ये सभा स्तब्ध रहती है और आदमी इतना खुश होता है कि अकेले में मगन रहता है, 4 घंटे किसी से बात नहीं करता है। ये हमेशा होता है। इसका मतलब है जब भी आदमी अपने मूल को समझ पाता है, अपने ओरिजिन को समझ पाता है, अपने होने के पर्पस को पहचानता है, अपनी महिमा को पहचानता है ना, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानता है। पूरा एग्जिस्टेंस अपने आप में क्रिएटिविटी है। पूरी कायनात को देखेंगे तो अपने आप में क्रिएटिविटी है। मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ इकाई है। तो जब तक मानव उस क्रिएशन के मोड में नहीं आता है, तो संतानोत्पत्ति एक नेचुरल क्रिएशन है, बायोलॉजिकल क्रिएशन है, लेकिन उस संतान को आदमी बना देना, एक बच्चे को आदमी बना देने का सामर्थ्य, जैसे एक पत्थर से आदमी मूर्त गढ़ता है, एक पत्थर से मूर्त गढ़ के कितना खुश होता है कि मैंने एक मूर्ति का आकार, एक पत्थर को मूर्ति बना दिया। एक बच्चे को एक इंसान बना देना, ये कितना खूबसूरत काम हो सकता है ना? उस खूबसूरत काम की हमारी योग्यता नहीं है। फिर एक प्रश्न उठता है, हाँ सॉरी, एक प्रश्न उठता है कि जो लोग योगी हैं या जो लोग योगी हैं जो शायद शादी ना करें, क्या वो लोग कभी पूर्णता के अर्थ में अपने आप को संसार में जो बच्चे, यार तुमने ही पैदा किए हो बच्चे थोड़ी है, संसार में और बच्चे हैं। जो लोग शादी नहीं करते हैं और जो लोग शादी करते हैं, जो लोग शादी करते हैं उनका परिवार छोटा होता है, और जो लोग शादी नहीं करते हैं उनका परिवार बड़ा होता है। सर्वे करके देख लो। शादी करने को पहले मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उससे आगे बेचारा सोच ही नहीं पाता। उसी में इतना जूझा रहता है कि बस, है ना, उससे आगे उसका दौड़ता ही नहीं है सिस्टम। तो शादी नहीं करता है, बहुत बड़े कैनवस पे जीता है। आप देख लो जितने लोग, अभी तक का इतिहास ये भी है कि जितने लोगों ने शादी नहीं किया है, बड़ी जिम्मेदारियां वो लोग निभा रहे हैं, क्योंकि आदमी घर में ही खत्म हो जाता है। 1 + 1 11 हो जाए, वो 1 - 1 0 हो जाता है। पति पत्नी 1 + 1 11 हो सकते हैं, 111 भी हो सकते हैं, वो 1 - 1 0 हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट हो गया।
शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ जी, बोल रहे हैं कि ये सब आप अपने मन से बोल रहे हो कि नागराज जी बोले? हम दोनों का मन एक है इस मामले में। हाँ जी, बोलिए और बोलिए। हाँ जी, माइक माइक दीजिए। देखिए, समाज में खुली चर्चा की आवश्यकता तो है ना। एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने की आवश्यकता है जहाँ किसी चीज़ को सही गलत ना कहा जाए, लेकिन हर चीज़ को समझने का एक वातावरण बनाया जाए और समझ की रोशनी में हर व्यक्ति तय कर सके कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अब ये स्टाइल पुराना हो गया कि कोई दूसरा बताएगा कि तुम गलत हो। अब लेटेस्ट स्टाइल यही है, मैं स्वयं पहचानूंगा कि सही क्या है। और ये शिविर इस बात का अवसर देता है कि इस आईने में हर व्यक्ति देख सके कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और आप तय करो। इसलिए पूरे शिविर में हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई उपदेश नहीं दिया जाएगा, चाहिए शब्द यूज़ नहीं होगा, मानने के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा, उसके बाद भी सारी बात होगी। हाँ जी। नमस्ते सोम भाई, मेरा और शायद कई युवाओं का यह प्रश्न है। हाँ। जिसने शादी की है उससे भी हमने कई बार बात की कि जीवन साथी की पसंदगी कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो जो 5 मिनट में डिसाइड करना होता है वो लकी ड्रॉ जैसा होता है, तो कैसे पता चले? क्या बोले? अभी जो शादी हो रही है हाँ। वो सिर्फ 5 मिनट लड़की या लड़के को देखने जाते हैं। हाँ। और बाद में हाँ या ना बोलते हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने पूछा जिसने शादी की, उसके पास से संतोषकारक कोई जवाब नहीं मिला। बहुत जीवन इजी साथी है, की पसंदगी कैसे किया? बहुत इजी है। 4 शिविर 1 साल का अध्ययन। ऐसा लोग करके एकदम सफल शादियां कर रहे हैं। अभी वो हमारे बीच में था कल जिगर भाई, है ना। जिगर भाई हमारे एक मित्र श्री राम हैं। श्री राम भाई ने वो नेट पे, है ना, जिससे भी कांटेक्ट हुआ, 9 महीने तक उसको अपना चेहरा नहीं दिखाया। 9 महीने तक केवल दोनों चर्चाएं करते रहे, अपने एक्सप्रेशन रखते रहे, सामने वाले की सुनते रहे, कि ताकि चेहरा देख के भी एक दूसरे के प्रभावित ना हो जाए। मानव का मूल रूप विचार है। मानव का मूल रूप विचार है, तो 9 महीने केवल एक दूसरे के विचार देखते रहे, समझते रहे। 9 महीने बाद, है ना, 2 घंटा 1 घंटा रोज बातचीत करके नेट पे जब ये आश्वस्त हो गए कि अब मिला जा सकता है, उसके बाद मिले, उसके बाद शादी किए हैं। दोनों लोग शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, शानदार भूमिका निभा रहे हैं। महेंद्र नियोमी है ना, शानदार जी रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि हो सकता है। देखो, ये भी बात ठीक है कि अभी की स्थितियों में जो भी हमारी स्थितियां हैं उसमें टिपिकल केस मिल सकते हैं एक दूसरे को। सभी जगह एक जैसा परिणाम आएगा ये भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमको समाधान की रोशनी में ये दिख तो जाएगा कि यार चीज़ें हैंडल तो हो सकती हैं। मेरी परिस्थिति में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक स्थिति है, लेकिन किसी एक के साथ आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन किसी दूसरे के साथ, किसी 10 के साथ तो आपका जीने का काम निकल जाता है। तो एक आशा जग जाती है, आज से कल बेहतर होगा, कल से परसों बेहतर होगा। भाई आज एक व्यापार खड़ा किया है तो एक दिन में नहीं किया है ना। पूरी की पूरी फैमिली लगी हुई है, 50 लोग लगे हुए हैं, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, तब एक व्यापार खड़ा होता है। एक जॉब आदमी करता है तो ज़िंदगी में 35 साल रोज ऑफिस जाता है। और हम जिंदगी में खुशी चाहते हैं तो 7 दिन का शिविर निकोरा में कराए और अब हम खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, है ना। ये बहुत क्लियरली समझ में आती है कि जीवन की आवश्यकता कैसी है, निरंतर है कि सीमित है? निरंतर है। शरीर की आवश्यकता कैसी है, निरंतर है कि सीमित है? सीमित है। तो सीमित आवश्यकता के लिए सीमित एफर्ट, निरंतर आवश्यकता के लिए निरंतर एफर्ट। तो जितना काम है उतना हिस्सा देना पड़ेगा। हाँ भाई, हमारा सीमित आवश्यकता के लिए निरंतर एफर्ट, और जो मेरी आवश्यकता उसकी चर्चा ही नहीं है, वो पड़ोसी से पूरी हो जाएगी, ये नहीं होने वाला। कुछ भी कर लो। माइक। आगे माइक था तो।
भैया इसमें एक राहुल मेरा नाम, इसमें एक चीज़ पूछनी थी, कंफ्यूजन है थोड़ी सी। न्याय तो समझ आ गया, न्याय पूरा समझ आया। न्याय में जो हो रहा है वही धर्म में हो रहा है, तो धर्म और न्याय में क्या फर्क है? ये बात बढ़िया है। देखिए, न्याय और धर्म को समझिए, है ना। न्याय और धर्म के पहले और बेहतर जाएं, मानव के पास जाएं। एक मानव अपने धर्म को पहचानता है, एक मानव अपने होने के स्वरूप को पहचानता है, तो एक मानव समाधानित हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो एक मानव अपने धर्म को पहचानता है, अपने होने के स्वरूप को पहचानता है कि जीवन और शरीर दो चीज़ें हैं, इनकी आवश्यकता अलग है, पूरा करने का तरीका अलग है ना। और एक से दूसरे की, दूसरे से पहले की आवश्यकता पूरी हो नहीं सकती और सभी की पूरी हो सकती। तो एक मानव अपने धर्म को पहचानता है तो वो सुखी होता है। एक मानव के माध्यम से दूसरा मानव अपने धर्म को पहचानता है तो वो सुखी होता है। दोनों मिलके सुखी होते हैं, इसका नाम न्याय है ना। और हजारों मिलके सुखी होते हैं, इसका नाम अखंड समाज के रूप में धर्म है। तो धर्म शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज को छूता है। जैसे धर्म शब्द चारों अवस्थाओं का धर्म एक स्वरूप में छुआ। जब न्याय धर्म सत्य की बात कर रहे हैं तो धर्म शब्द, न्याय मतलब मानव के साथ है, न्याय परिवार में घटित होता है। परिवार समूह जब मिलके रहते हैं, जब एक समाज की बात करते हैं, तब न्याय धर्म शब्द यहाँ अखंड समाज के लिए यूज होता है। तो धर्म की सफलता न्याय है और न्याय की सफलता फिर धर्म है, मतलब अखंड समाज। और फाइनली सत्य सफल हो जाए चारों अवस्थाओं में संतुलन के अर्थ में, तो शब्द पे ना जाएं, शब्द का जो क्रिया पक्ष है वो समझ में आता है तो मीनिंग अपने आप सेट हो जाता है। बढ़िया, थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद 3 बजे।